बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अस्कर कुरैशी। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि हॉलैंड रेजिडेंट परमिट के बारे में वीडियो बनाएं और बताएं कि कैसे हॉलैंड में परमानेंट रेजिडेंट परमिट हासिल किया जा सकता है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो मैंने हॉलैंड वीज़ा के बारे में बनाई थी, और मैंने आज सोचा कि क्यों ना रेजिडेंट परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, हॉलैंड के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे कैसे सेट हुआ जा सकता है और लाइफस्टाइल कैसा है। दोस्तों, हॉलैंड बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप यहाँ पे सेट हो जाए, अगर आपको यहाँ पे रेजिडेंट परमिट मिल जाए, तो मैं कहता हूँ कि पूरे यूरोप में जो जहाँ तक मेरा तजर्बा है, जो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा है। छोटा सा मुल्क है, बहुत एडवांस है। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके जो सोशल सिस्टम है, यानी कि सोशल बेनिफिट्स हो गए, जिस तरह आप बीमार हो गए हैं, ठीक है, आप काम कर रहे थे, बीमार हो गए, घर बैठ गए हैं, तो जब तक ठीक नहीं होते, गवर्नमेंट आपको जो आपकी लास्ट सैलरी थी वो आपको देती है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अगर आप फर्ज करो ठीक हो जाते हैं, जॉब आपके पास नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फिर जो आपने प्रीवियस ईयर्स में काम किया होता है, उसका फिर आपको टैक्स वापस करती है हर मंथ। वो भी एक सैलरी के तरीके होता है। और फिर जब वो भी आपका ख़त्म हो जाता है, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है पर मंथ, जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं लोगों को देखा, लोगों के पास स्पेशली यहाँ के जो डच लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है या जॉब नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी पिछली वीडियोस में कहता आया हूँ, और वो ये है कि जो मेरे भाई पाकिस्तान में हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम, कोशिश करें, बिल्कुल जो लोग आ सकते हैं आना चाहिए। तो आने से पहले अपना जो है माइंड ज़रा चेंज करें, माइंड मेकअप थोड़ा करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जब आते हैं आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। आपको खाना खुद पकाना पड़ता है, बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, इस्त्री खुद करने पड़ते हैं, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, बंदा कोई कमाता है या नहीं कमाता, वो जब घर पे आता है कहता है खाना ले आओ जी, खाना खाने लगता है तो कहता है वो इसमें नमक कम है। ये हर वहाँ पे घर में ऐसे ही है पाकिस्तान में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने अभी से पाकिस्तान में तो अपनी चीज़ें खुद करना शुरू कर दें। और कुछ भाई करते होंगे, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ में फरमाई, ये बताई हुई है कि अपने काम खुद किया करें। वो भी अपने काम खुद किया करते थे। वो तो पूरे जहान और पूरी इनके रहमत आलमीन थे वो, तो वो खुद अपनी चीज़ें करते। तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे जब आप आते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम टॉयलेट तक साफ़ करते हैं। तो ये चीज़ मैंने कहनी थी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। हॉलैंड रेजिडेंट परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, हॉलैंड जो है ये बहुत अच्छी इकॉनमी है इसकी, इसी वजह से है क्योंकि ये इमिग्रेशन ही खोलता, जिस तरह स्पेन, इटली वगैरह खोलता है, पुर्तगाल। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा रेजिडेंट परमिट हासिल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आपको कभी भी इस तरह नहीं पेपर देंगे कि जी आप यहाँ पे 3 साल का रह लिया आपने, अगर आप काम नहीं। यहाँ पे पेपर हासिल करने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप यहाँ पे जो पॉलिटिक्स स्टेज होती है, ज़ालिम जो होती है, वो करवाएं आप। अगर आपका केस सही है, अगर आप उनको प्रूव कर देते हैं कि जी आप रियल हैं और आपको पाकिस्तान में जान को आपके खतरा है, तो फिर वो आपको दे देंगे। आप फैमिली भी यहाँ पे बुला सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप अगर हॉलैंड में हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में है, यूरोप में है, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपकी कोई रिलेटिव आपकी है, कोई कज़न है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो आपसे शादी करना चाहती है, यूरोप की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप की जो होने वाली जो वाइफ है, आपकी फियांसे जो है, अगर हॉलैंड की है, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उसका मसला ये है कि पूरे यूरोप में इनका सिस्टम ये है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे अगर आप शादी करते हैं तो पेपर मुश्किल से बनते हैं। लेकिन आप जब
اپنی کنٹری چھوڑ کے دوسری کنٹری میں لڑکی جاتی ہے تو پیپر ایزیلی بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہالینڈ کی اگر لڑکی ہے اور وہ ڈچ ہے, ڈچ نیشنلٹی اس کے پاس ہے, چاہے وہ پاکستانی ہے, تو جب وہ شادی آپ سے کرنا چاہے گی, آپ انلیگل ہے, آپ کا اسٹیٹس یہاں پہ نہیں ہے, انلیگل کا اسٹیٹس ہے, تو آپ کو پھر پہلے پاکستان جانا پڑے گا, پہلے آپ کو ایگزام دینا پڑے گا ڈچ ایگزام میں, جس کی 365 یورو جو ہے وہ فیس ہے. اگر آپ فیل ہو جائے تو وہ نان ریفنڈیبل ہے. اگر آپ ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی وائف نے شو کرنا ہے 1343 یورو اس نے شو کرنے ہیں, نیٹ جسے کہتے ہیں یہاں پہ اس کا کام. 1 سال کا کانٹریکٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر ایسی 3 چیزیں اگر ہیں آپ کو, یعنی کہ آپ نے پاکستان میں ایگزام پاس کرا, ایگزام جو ایمبیسی لیتی ہے, جو ڈچ ایمبیسی ہے, اگر آپ نے پاس کر لیا ایگزام, آپ کی وائف پاس 1 سال کا کانٹریکٹ ہے, 1343 یوروز کی اگر سیلری ہے, تو پھر وہ آپ کو بلا سکتی ہے, پھر ویزا آرام سے دے دیتے ہیں. وہ ان کی شرطیں یہ اگر آپ پورے کریں تو وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. جو آسان طریقہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آسان ہے سب سے, وہ یہ ہے اگر تو آپ کی جو فیانسے گرل فرینڈ جو بھی ہے جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈچ ہے, ہالینڈ کی رہنے والی ہے, تو اس کو پھر آپ کو لے کے جانا پڑے گا, جس طرح جرمنی ہو گیا, بیلجیم ہو گیا, وہاں پہ جا کے پھر آپ شادی کر لے گی. جرمنی بیلجیم کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہے نا, تو آنے جانے میں آپ کو آسانی ہوگی. کہ وہاں پہ پھر کسی دوست وغیرہ کی ہیلپ چاہیے ہوگی, وہاں پہ آپ نے کسی گھر میں رجسٹریشن کرانی ہوگی جرمنی میں یا بیلجیم میں, تو پھر وہاں پہ آپ کی شادی ہو جائے گی. جیسے شادی ہوتی ہے تو آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے, آپ کو پھر یہ کہ ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ اس پہ بھی کام نہیں کر سکتے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور دوسرا یہ کہ جب آپ شادی ہو جائے گی پھر آپ کو بیلجیم یا جرمنی میں پیپر مل جائیں گے. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے. 3 مہینے آپ کی شادی میں لگ جا سکتے ہیں, 3 مہینے پیپرز میں, یعنی کہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے اس میں لگ جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ کی جو فیانسے ہے اگر وہ کسی اور کنٹری کی ہے, ہالینڈ کی نہیں ہے, تو پھر اور زیادہ آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ آپ ہالینڈ آ جائیں اس کو لے کے, ہالینڈ آ جائیں. آپ ہالینڈ میں ایک کوئی چھوٹا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے لیں یا کسی گھر میں روم لے لیں, تو پھر جب آئیں گے آپ انلیگل ہیں, لیکن آپ یہاں کے یونین کونسل میں جا کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنا نام رجسٹر کرا سکتے ہیں. جب نام رجسٹر کرائیں گے تو فوراً آپ کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو 3-4 دن جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں اس کو گھر میں جو ایڈریس آپ نے دیا ہوگا ان کو, اس کا جو BSN نمبر جو ہے جسے برتھ سروس نمبر کہتے ہیں, انگلینڈ میں اسے کہتے ہیں نیشنل انشورنس نمبر, تو وہ آپ کے گھر پہ یہاں پہ آ جاتا ہے ایزیلی. اچھا, آپ کا نہیں آئے گا. کیوں آپ کا اس لیے نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے بھی اپلائی کرنا ہے امیگریشن کے لیے. تو پھر وہ جب آپ جائیں گے رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل میں, آپ کی جو وائف ہے گرل فرینڈ اس کا تو وہ کر لیں گے, آپ کو ریکمینڈ کریں گے جی آپ نے 3 دنوں میں امیگریشن کے پاس جانا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے امیگریشن والوں کے پاس جانا ہے آپ کا ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے. تو آپ کی وائف کی اپائنٹمنٹ ہوگی, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی وائف کے لیے آپ نے ان کو فون کر کے, جو یہاں کا امیگریشن آفس ہے جسے IND کہتے ہیں, ان کو آپ نے فون کر کے اپائنٹمنٹ بنانی ہے. آپ نے اور آپ کی جو گرل فرینڈ ہے یا وائف ہے, آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے. جانے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں, کوئی بھی 5-10 ہزار یورو جو بھی جتنے جو آپ کے پاس ہیں, آپ نے ہالینڈ میں اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے اندر ڈال لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے چیز لازمی کرنی ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے پھر اگر یہ نہیں ہوگا پھر آپ سے بولیں گے کام شو کریں, پھر آپ کی وائف کا کام شو کرنا پڑے گا. کام اتنا زیادہ نہیں ہے, اگر وہ فرض کرو 600-700 یورو کماتی ہے تو آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ملنے میں پرابلم نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس کو بینک بیلنس ہے تو پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جی ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں, ہم اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو بار 2 آپشن ہیں آپ کی, یا تو آپ کی پھر کام ڈھونڈیں یہاں پہ, یا پھر اپنا بینک بیلنس شو کریں آپ. تو جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لے کے چلے جانا ہے آپ نے, اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ, آپ کا ان میرڈ سرٹیفکیٹ, وہ آپ اگر بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, افغانستان کے ہیں تو آپ نے وہاں سے اس کو ٹیسٹ کرانا ہے فارن افیئرس سے ٹیسٹ کرا کے پھر آپ نے اس کو جو ہالینڈ کی ایمبیسی ہے اس سے بھی ٹیسٹ کرانا ہے. یہ چند دنوں میں ہو جاتا ہے, اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو وہ بھی آپ پاس ہونا چاہیے. آف کورس جب آپ دوسری کنٹری سے آئیں گے یہاں پہ تو آف کورس یہ ساری پریپریشن آپ نے پہلے کر لینی ہے. اچھا, آپ کی جو وائف ہوگی کیونکہ وہ تو یورپین ہوگی, تو اس کا جو ہے آپ نے نکلوانا ہے جہاں سے وہ رہتی ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ وہ نکلوائیں, اگر اٹلی سے یا کہیں سے نکلواتے ہیں, اسپین سے یا پرتگال سے, تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے یونین کونسل والوں کے کہ ہمیں انٹرنیشنل برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تو
अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होगा, और उसमें वो इंग्लिश में लिख भी होता है ना। अगर बेल्जियम में रहते हैं, बेल्जियम से यहाँ आ रहे हैं, फिर तो टेंशन नहीं, क्योंकि बेल्जियम की जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज हैं, एक फ्रेंच है और दूसरी है डच, तो सेम लैंग्वेज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो आपने जब अपॉइंटमेंट बनाई होगी, आपने IND के पास जाना है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनके पास ये सारी चीज़ उनको देनी है जाके। आपकी वाइफ को उसी वक्त, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उसी वक्त उनको वो वीज़ा दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं आप शादी करें, बगैर शादी के भी हो जाता है। यहाँ पे एक कैटेगरी है जो कहते हैं कि लिविंग टुगेदर, यानी कि अब शादी नहीं है लेकिन आप लड़का लड़की आपस में रह सकते हैं। शादी आप भले निकाह कर लें, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो आपकी वाइफ को उसी वक्त वीज़ा देंगे उसके पासपोर्ट पे, उसको ज़रूरत नहीं है कार्ड की, और उसका पासपोर्ट वही रहेगा जो यूरोपियन है, और आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर 3 महीने का टाइम होता है, अगर उनको कोई शक हो या कुछ हो। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि आपका अगर रिलेशन ठीक है या रियल है, आपने प्रूफ इकट्ठे करने। प्रूफ क्या है कि आपकी व्हाट्सएप चैट, आपकी जो पिक्चर्स हैं, ये बहुत यानी कि जितना भी उसके ये आपने इकट्ठी करनी है। ये 2 चीज़ों से आप प्रूव कर सकते हैं। ये भी उनको जो व्हाट्सएप की है वो भी आपने प्रिंट करके देनी है, और जितनी फ़ोटोज़ हैं उनको दे देनी है। फिर अगर उनको लगे कि नहीं जी ये कोई शक पड़ा है उनका या कोई ऐसी बात हो, फिर रिव्यू के लिए बुलाते हैं, वो पूछते हैं आप कहाँ पे मिले हैं, कितना अर्सा हो गया एक दूसरे को जानते हुए, ये वो। अगर उनको शक ना पड़े तो फिर आप 3 महीने के अंदर अंदर मोस्टली 6 से 8 वीक्स में आपका रेजिडेंट परमिट आ जाता है। ये प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त उन्होंने किया है और उनको रेजिडेंट परमिट मिल गया, और फिर आप उसके बाद आप शादी भी कर सकते हैं। इसके बाद तरीका ये, फिर जब आपको मैं मशवरा दूँगा, जब आपने अप्लाई करना है ना, जब लड़के का अप्लाई हो जाएगा तो उस लड़के को भी 3 महीने की स्टैम्प मिल जाती है, तो उसी दौरान आपने शादी का भी यहाँ पे यूनियन काउंसिल में अप्लाई कर देना है। फिर क्या होगा, इतनी देर में आपका अगर कोई मसला हो जाता है, इमिग्रेशन वाले करते हैं, तो शादी आपकी हो जाएगी, तो फिर वो कुछ नहीं कह सकते, और कुछ कहें भी तो आप अपील कर सकते हैं, तो उसमें 100% आपका हो जाता है। तो ये था प्रोसेस डच रेजिडेंस परमिट के बारे में। अगर आप का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ रह गई हो, मैंने ना बताई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितना भी हो सके लाइक शेयर करें, आप ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्करी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।